मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास लेसन नंबर 9 आनुवांशिकता और जैव विकास के बारे में बच्चों ये चल रहा था। पहली वीडियो में लेसन नंबर 9 आनुवांशिकता एवं विकास, इसके बारे में इससे संबंधित जो मेंडल्स के नियम थे वो आपको बताए गए हैं कि मेंडल्स के नियमों में ये सिद्ध किया था कि माता पिता के लक्षण उनकी संतानों के अंदर पहुंचते हैं। और 3 नियम इस वीडियो में चर्चा किए गए थे। 3 नियमों पर, नंबर 1 प्रभाविकता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम, नंबर 3 स्वतंत्र अपवहन का नियम। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। प्रभाविकता का नियम, जैसा कि आपको बताया गया था कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं फर्स्ट जनरेशन में, मेंडल के नियम के अनुसार सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में वही लक्षण दिखाई देते हैं, किंतु दूसरी पीढ़ी के अंदर मेंडल के दूसरे नियम के अनुसार, जिसको हम इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, उसके अनुसार बताया गया कि प्रभावी लक्षण कुछ दिखाई देते हैं, कुछ अप्रभावी लक्षण भी दिखाई देते हैं। अर्थात प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण सेकंड जनरेशन में दिखाई देते हैं। और ये रेशो जो होता है 3:1 का होता है। तीसरे नियम के लिए मेंडल ने बताया कि प्रत्येक लक्षण या प्रत्येक प्रकार का गैमेट्स अपने लक्षणों को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए स्वतंत्र होता है, जिसका नाम उन्होंने स्वतंत्र अपवहन का नियम रखा, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इस तरह आनुवांशिकता संबंधी 3 नियम मेंडल ने दिए, जिनका पूरा नाम था ग्रेगर जोहन मेंडल। मटर के पौधे पर यह प्रयोग किया गया था और बताया गया था कि किस प्रकार नेक्स्ट जनरेशन के अंदर माता पिता के लक्षण उनकी संतानों के में पहुंचते रहते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक लक्षण पहुंचता है, किंतु कुछ लक्षण बच्चों दिखाई दे जाते हैं, अर्थात किन्हीं लक्षणों का तो प्रभाव रहता और किन्हीं का नहीं रहता। तो ये सब 3 नियमों के द्वारा उन्होंने समझाया कि इस तरह से पेरेंट्स के लक्षण, चाहे वो पेड़ पौधे के अंदर हैं, जीव जंतुओं के अंदर हैं, मनुष्य के अंदर हैं, सभी के अंदर जो लक्षण पहुंचते हैं उनको आनुवांशिकता के नियम के द्वारा ग्रेगर जोहन मेंडल ने बताया। इससे आगे हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। लक्षण जो पहुंचते हैं बच्चों, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल में आपने देखा होगा कि प्रत्येक जो संतानें होती हैं उनका रंग रूप, चाल ढाल, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, सब कुछ अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है। 100% नहीं मिलता बच्चों, किंतु कुछ परसेंट जो है अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ये लक्षण किस प्रकार अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर व्यक्त करते हैं, प्रभावी बनाते हैं। इससे हम आनुवांशिकता की जो कार्यविधि है, जबकि आप जानते हैं कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं। आनुवांशिकता पौधे का वह लक्षण है जिसमें माता पिता के लक्षण उनकी संतानों के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। जीवों के इस गुण को आनुवांशिकता कहते हैं। तो आनुवांशिकता की कार्यविधि क्या होती है, किस प्रकार होती है, या लक्षण किस प्रकार पहुंचते हैं और ये अपने आप को कैसे प्रदर्शित करते हैं। कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। जो डीएनए होता है उसमें जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना देने वाले जो होते हैं उसका एक स्रोत अलग से होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, या जिसमें प्रोटीन संश्लेषण जिस भाग के अंदर होता है उसको जीन कहलाता है, प्रोटीन का जीन कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करता है उसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। आइए पौधे की लंबाई के एक लक्षण का उदाहरण के रूप में लेते हैं। जैसे पौधे की लंबाई है, या जीव जंतु के बारे में किसी लक्षण पर हम चर्चा कर सकते हैं, या किसी अन्य पर किसी भी लक्षण पर चर्चा की जा सकती है। किंतु उदाहरण के लिए हमने पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने का जो एक लक्षण है उसको उदाहरण के रूप में ले लिया है कि पौधे की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं। बच्चों, हर लक्षण को
कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स पेड़ पौधों के अंदर भी होते हैं, जीव जंतुओं के अंदर भी होते हैं। ये हमारी सब हार्मोनल जो स्टेज होती है या हार्मोन्स की जो प्रक्रिया होती है उससे हमारा पूरा शरीर नियंत्रित होता है। रंग रूप, बोलना चालना, समझदारी आना या माइंड, ये सब हार्मोनल प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऐसे ही पौधे कुछ जीव छोटे रह जाते हैं, कुछ की लंबाई बहुत अधिक हो जाती है। ऐसे ही पेड़ पौधे के अंदर है, कुछ लंबाई अलग विशेष एक लक्षण रखते हैं। तो जो छोटे पौधे होते हैं वे तो छोटे क्यों रह जाते हैं, जो लंबेपन का लक्षण लिए हुए हैं वो लंबे क्यों हो जाते हैं। तो इसको समझने के लिए बच्चों पौधे की लंबाई का एक उदाहरण लिया गया है। जो लंबाई, किसी भी पौधे की लंबाई जो एक निश्चित हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है, और ये हार्मोन्स की मात्रा पर निर्भर करती है कि इसकी लंबाई कितनी हो। अगर हार्मोन्स ठीक ढंग से स्रावित हो रहा है, निकल रहा है, तो उसकी लंबाई नॉर्मल रह जाती है। ऐसा भी होता है कई बार अधिक हार्मोन्स का स्रावन हो जाता है तो उसकी लंबाई जो है कुछ अधिक बढ़ जाती है। और अगर हार्मोन्स की मात्रा का स्रावन कम होता है तो उसकी लंबाई कम रह जाती है। तो यह हार्मोनल कंट्रोल होता है, लंबाई, पौधे की लंबाई, और हार्मोन्स के द्वारा ही ये नियंत्रित की जाती है, जिसके बारे में अब आपको यहाँ बताया जाएगा। हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में बनेगा और पौधा लंबा होगा। यदि हम प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाले प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा, यह कम दक्ष होगी। ठीक है बच्चों, अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी और पौधा बोना होगा। अतः जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। अभी आपको बताया गया था अगर हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में स्रावित हो रहा है तो पौधे की लंबाई अधिक हो जाएगी। अगर हार्मोन्स कम मात्रा में स्रावित होता है तो पौधे की लंबाई अपेक्षाकृत कम रह जाएगी, जो इस बात को सिद्ध करता है कि हार्मोन्स से ही लंबाई नियंत्रित होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर यदि मेंडल ने प्रयोगों की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ठीक है तो इसकी चर्चा हम पिछले अभ्यास में भी कर चुके हैं। इन सब बातों को पिछले अभ्यास में बताया जा चुका है। लैंगिक प्रजनन के दौरान जो संतानें पैदा होती हैं उनमें डीएनए में दोनों जनकों का समान रूप से योगदान होता है। आप सभी जानते हैं कि जो लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो संतानें होती हैं उनके जो डीएनए पेरेंट्स से जाते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों का योगदान होता है। ठीक है बच्चों, मेल के भी लक्षण होते हैं और फीमेल के भी लक्षण होते हैं, समान रूप से योगदान होगा। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे। मेल के भी लक्षण होते हैं, फीमेल के भी लक्षण होते हैं। डीएनए मेल से भी जाता है और फीमेल से भी जाता है। यही कारण है कि जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे, अर्थात दोनों से जीन्स जो पहुँचते हैं उनकी संतानों के अंदर पहुँचते हैं। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होंगे। प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगति होती है। इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनक कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कुछ लक्षण मेल के होते हैं, कुछ फीमेल के होते हैं और दोनों मिलाकर के डीएनए का एक सेट तैयार करते हैं, एक प्रतिकृति तैयार होती है जो संतानों के अंदर दिखाई देती है। जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की 2 प्रतियां होती हैं। फिर इसमें जनन कोशिका में इनका एक सेट किस प्रकार बनता है। यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो ये प्रयोग सफल नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि 2 लक्षण R तथा Y सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे और स्वतंत्र रूप से आहरित नहीं हो सकते। इसे हम तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, अतः प्रत्येक कोशिका में
प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियाँ होती हैं। प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियाँ होती हैं, जिनमें से एक नर के होती हैं बच्चों, दूसरे मादा जनक से प्राप्त होती है, क्योंकि दोनों के लक्षण संतानों के अंदर बताए जाते हैं। प्रत्येक जनन कोशिका जिसमें पेरेंट्स के भी लक्षण, जिसमें मेल के भी हैं और फीमेल के भी हैं, अर्थात नर के भी हैं और मादा के भी हैं। गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही एक जनन कोशिका में जाता है। जब 2 युग्मकों का संलयन होता है, अर्थात जब जाइगोट बनता है, तो बने हुए जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है। अर्थात गुणसूत्रों की संख्या तो बच्चों उतनी ही रहेगी, किंतु कुछ लक्षण मेल से आते हैं, कुछ फीमेल से, अर्थात कुछ जीन मेल से पहुँचते हैं, कुछ फीमेल से पहुँचते हैं, तथा संतति में संतानों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, आधे मेल से और आधे फीमेल से, जो स्पीशीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करते हैं। वंशागति की इस क्रियाविधि में मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन करने वाले जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीवों भी वंशागति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जीव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पैदा होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, किंतु उनकी प्रक्रिया अलग होती है। क्या हम पता लगा सकते हैं कि उनमें वंशानुगति किस प्रकार होती है? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा या कायिक जनन के द्वारा जो संतानें होती हैं, उनमें वंशानुगति का क्या मैटर है? क्योंकि लैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतानें हैं वे तो आप जान ही गए हैं कि कुछ लक्षण मेल के जाते हैं, कुछ फीमेल के जाते हैं, और एक एक जोड़ी या एक एक सेट डीएनए दोनों का पहुंचता है, जो प्रतिकृति के रूप में एक सेट मिलकर के तैयार हो जाता है। तो ये तो क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ही इसमें हिस्सेदार होते हैं, इसलिए मेल के और फीमेल के दोनों के लक्षण संतानों के अंदर पहुंचते हैं। किंतु जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन है, इसमें मेल और फीमेल अलग नहीं होते। ये पौधे के द्वारा ही किसी भी भाग से, पौधे के किसी भी भाग से इसमें नए संतति की नए पौधों का जन्म हो जाता है। तो इनमें वंशानुगति किस प्रकार होती है, इसको जो समझना होता है कि किस प्रकार ये वंशानुगति होती है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है लिंग निर्धारण, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास भेजा जाएगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती हैं, ये फिर ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, इसलिए बच्चों इस हेडिंग को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज रहा हूँ। वीडियो के साथ साथ बुक्स को भी देखते रहें और कोशिश करें कि जब आप वीडियो देखें तो बुक्स आपके पास हो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।